अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देने वाले बाबा रामदेव लगता है कि अब मौजूदा व्यवस्थाओं से काफी तंग आ चुके हैं। एकता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के जितने भी प्रश्न है उनमें सबको एक होना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीते रोज रायपुर आए बाबा रामदेव ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में ऐसी बातें कही जिससे ये साफ हो गया कि बाबा रामदेव भी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उससे खुश नहीं हैं। क्यों लोग मुसलमान बने, क्यों लोग इस्लाम को कबूल करें, क्यों लोग जो है ईसाई बने? उस सनातन धर्म और संस्कृति में कौन सी ऐसी न्यूनता अल्पता है कि हमको ईसाई बनना पड़े, हमको मुसलमान बनना पड़े? रात में एयरपोर्ट पर आए बाबा रामदेव और सुबह जो है वापसी के समय पत्रकारों ने उनसे 8 सवाल किए और इन 8 सवालों में बाबा रामदेव ने काफी बेबाकी से जवाब भी दिए। अब कोई कहे कि आप हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हो, कोई कहे कि ईसाइयों को, कोई कहे मुसलमानों को, ये तो सब राजनीतिक वितंडा है। मैं तो ऐसा देखना चाहता हूँ कि रुपए की कीमत डॉलर और पाउंड की कम से कम बराबर तो होनी चाहिए। क्या है वो 8 सवाल और बाबा रामदेव ने क्या कुछ जवाब दिए, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के करीब दिखाई देने वाले बाबा रामदेव अब नाराज हैं, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एक समय था जब बाबा रामदेव ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खूब माहौल बनाया। यहाँ तक बातें कहीं कि 15 रुपये लीटर अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो आपको एक तरीके से इशारों में ही कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई 2014 में, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। कई राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जो अब चल रहा है उससे बाबा जी नाखुश हैं। केवल बाबा जी ही नाखुश नहीं है, छात्रों के आंदोलन को आप देख ही रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो और चाहे केंद्र में हो रहे आंदोलन हो। किसानों से लेकर छात्रों तक आंदोलन किए जा रहे हैं और एक नाराज़गी दिखाई दे रही है। माहौल थोड़ा सा पहले जैसा नहीं है। एक लहर थी, वो लहर भी अब थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इस कमज़ोर होती लहर के बीच बाबा रामदेव भी अब व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रायपुर में कल यानी कि 16 अगस्त को बाबा रामदेव जी आए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने काफ़ी कुछ बेबाकी से जवाब भी दिए, लेकिन सुबह जब वो वापस जा रहे थे तब फिर पत्रकारों ने उनको घेरा और घेरने के बाद सवाल जवाब हुए। रात और दिन में क्या कुछ सवाल बाबा रामदेव से पूछे गए, इन सवालों की संख्या 8 है और बाबा जी ने क्या कुछ जवाब दिए वो सारी सवाल जवाबों का क्रम हम आपको इसमें सुनवाएंगे। सबसे पहले तो बाबा जी से पत्रकारों ने पूछा कि आपने हरिद्वार में 15 अगस्त के दिन कहा था कि काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं, सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को अनशन करना पड़े। इसका जवाब बाबा जी ने क्या कुछ दिया, सुनिए। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी ADM और DM का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। आंदोलन ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए, और जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तब
उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए। देश में अराजक आंदोलन तो नहीं, हाँ, देश में संविधान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक लोकतांत्रिक नैतिक आध्यात्मिक मानवीय मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। आंदोलन के नाम पर अनारकी अराजकता भी नहीं होनी चाहिए और बच्चों का आंदोलन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हां, इतना जरूर है कि देश की शिक्षा की, चिकित्सा की सही दिशा होनी चाहिए और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, लेकिन इसमें यह भी मानता हूं कि ये व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था नहीं है। किसी एक पक्ष या प्रतिपक्ष के, किसी एक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है कि वो पूरे देश की व्यवस्था बदल सके। इसके लिए 3 स्तर पर जागरूकता चाहिए। एक सामाजिक जागरूकता, एक राजनीतिक जागरूकता, तीसरी प्रशासनिक रूप से जागरूकता। जो लोग बड़े उत्तरदायित्वों में हैं, उन सबको सामूहिक रूप से समझना होगा कि देश के सामने जितने भी बड़े प्रश्न हैं, बच्चों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के, प्रकृति पर्यावरण को लेकर के, सभी दिशाओं से देश को उन्नत बनाने के लिए सभी लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हां, जब देश में ऐसे कुछ बातें दिखती है कि जहां लग रहा है कि बहुत अंधेर गर्दी हो रही है, वहां पर फिर लोगों में आक्रोश फूटता है और वही आक्रोश आंदोलन का रूप लेता है। और मैंने कहा, मैं आंदोलन में भी अनारकी अराजकता का समर्थक नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलनों से तो देश की को आजादी भी मिली और जब जब भी देश में आवश्यकता होती है तब लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से आंदोलनों का हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है। इसके बाद पत्रकारों ने पूछा कि नौकरियों और परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उस पर बाबा जी का क्या कुछ कहना है। इस सवाल के जवाब में तो बाबा जी काफ़ी नाराज हो गए सरकार से, और सरकार को लेकर के उन्होंने क्या कुछ बातें कही वो सुनने लायक हैं। देखिए, गड़बड़ियां केवल एक स्तर पर नहीं है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवाएं शुद्ध नहीं है। जिस पानी को हम पी रहे हैं पानी शुद्ध नहीं है। जो खाना हम खा रहे हैं उसमें इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा इतनी ज्यादा है, यदि आप लगातार उसका इस्तेमाल करेंगे और चारों तरफ जो पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, जिस तरह का परिवेश है, इसमें तो लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग होंगे। तो सबसे बड़ी, मैंने कहा ना, जो समस्या है जिसको हमने सबसे पीछे धकेल रखा है, प्रकृति और पर्यावरण, प्रकृति और संस्कृति, वो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। तो देश में समस्याएं केवल नौकरियों की नहीं है, देश में समस्याएं प्रकृति पर्यावरण की भी है, देश में समस्या सही शिक्षा की भी है। शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है, और इसमें भी सबसे खराब बात यह हो रही है कि यदि हम चाहते हैं कि देश की शिक्षा और चिकित्सा जो आम आदमी के साथ जुड़ी हुई है वो ठीक हो, तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब में जो भी सरकारी तंत्र का लाभ उठा रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायिक पालिका में है, चाहे राज्य केंद्र सरकारों में है, किसी भी प्रकार के जो सरकारी ओहदों पर हैं, उनके सबके बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़े, स्कूल को यूनिवर्सिटी ठीक हो जाएगी। और जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी है, सत्ताधीश हैं, उन सबके बच्चे यदि और उनके परिजन वो स्वयं यदि बीमार हो तो अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएं।
गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सभी ठीक हो सकते हैं। इसलिए सरकारों को बड़ी पहल करनी पड़ी। 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम के गायन को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उसको लेकर के भी बाबा रामदेव ने अपनी बात कही और इसमें क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। खैर, मैंने कोई देखा नहीं वीडियो, लेकिन हाँ, वंदे मातरम से लेकर के देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के जितने भी प्रश्न हैं उनमें सबको एक होना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ये भावना सबके हृदय में होनी चाहिए। महाराष्ट्र में एक अफसर द्वारा, खाद्य विभाग के जो अफसर हैं उनके द्वारा जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई की जा रही, जिस प्रकार से छापेमार कार्रवाई की जा रही है और मिलावट को पकड़ा जा रहा है, उस पर बाबा रामदेव ने कहा कि गड़बड़ियां तो सारी ही जगह हैं। देखो, मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी एक संदर्भ के वो बात नहीं कर रहा। जितने भी देश के अंदर गड़बड़ियां चल रही है किसी भी तरह की, सभी दिशाओं से सुधार की आवश्यकता है। और उसमें चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वो किसी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी को अपने अपने दायरे में जो जो उनके उत्तरदायित्व हैं उनको प्रतिबद्धता के साथ में काम करना चाहिए। अब सब देशवासी यदि केवल ये समझे कि केवल एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही सारे देश को ठीक कर देंगे, ये भी अपेक्षा पूरी तरह से उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, नियत और नेतृत्व में देश में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, कि वो भी गलत है। और ये भी गलत है कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई ऐसा कहता तो वो भी गलत है। इसलिए हमको हमेशा एक न्यायपूर्ण दृष्टि से, एक विवेकपूर्ण दृष्टि से सोचना चाहिए। हमारा संविधान भी हमें ये कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो और जहां सुधार की आवश्यकता वहां सुधार करो, और जहां देश को हौसला देने की जरूरत है, यदि देश में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा तो देश तो अभी तो गर्त में चला जाना चाहिए था। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सैकड़ों दिशाओं में देश में अच्छा भी हो रहा है, उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। और जहां जहां सुधार की आवश्यकता है वहां पर सुधार भी होना चाहिए। और उसमें सरकार के साथ साथ समाज को भी, क्योंकि देश केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, 165 करोड़ भारतीयों से ये देश बनता है। इसलिए स्वामी रामदेव का जो उत्तरदायित्व है वो स्वामी रामदेव को निभाना चाहिए। और जो भी 145 करोड़ लोग हैं अपने अपने उत्तरदायित्वों का सब पालन करेंगे तो जो मैंने कल कहा था वापस दोहरा रहा हूं, भारत का नागरिक विश्व का श्रेष्ठतम नागरिक होगा जिस दिन हम अपने कर्तव्य और अधिकारों को साथ साथ निभाएंगे। भारत की करेंसी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ करेंसी होगी और भारत की राजनीति दुनिया की सबसे आदर्श राजनीति होगी। भारत का समाज दुनिया का सबसे ऊंचा समाज होगा और भारत का चरित्र दुनिया का सबसे ऊंचा चरित्र होगा। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि दुनिया के 150-200 देशों में जाने के लिए हमें कहीं वीजा लेना नहीं पड़ेगा। वैसा भारत बनाने के लिए सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। थैंक यू। छत्तीसगढ़ में तेजी से होते धर्मांतरण पर तो बाबा रामदेव जी और भी नाराज दिखे। उन्होंने सवाल उठाया कि सनातन में ऐसी क्या कमी आ गई है कि लोगों को क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम धर्म अपनाने की जरूरत पड़ रही है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा 1,96,68,127 वर्ष पुरानी हमारी सनातन शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक संस्कृति है। उस सनातन धर्म और संस्कृति में कौन सी ऐसी न्यूनता अल्पता है कि हमको ईसाई बनना पड़े, हमको मुसलमान बनना पड़े। आज से बात है लगभग 1000 साल पहले कुछ चंद मुगल आए, लूट करके ले गए। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, नादिर शाह, उसके बाद तो कुछ आकर के यहीं बस गए। बाबर और उसके बाद में हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और तमाम। भाई 2-4 मुसलमान आए, उन्होंने अपने ही सनातन धर्मी हिंदू भाइयों को कभी तलवार के बल पर, कभी लालच के बल पर, कभी चमत्कार के बल पर
तो कभी और बहुत तरह के, एक तरह से हम कहेंगे कि भ्रम भ्रांतियां फैला करके अपने ही ऋषिर्षिकाओं के वंशधरों को, हमारे ही सनातन हिंदू भाइयों को इस्लाम में तब्दील कर गया, तब भी हम चुप। कुछ ईसाइयों ने ईसाई बना दिया, तब भी हम चुप रहे। भैया देखो, सनातन धर्म में कोई कमी नहीं है। जो सनातन धर्म के नाम पर ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के झूठे आरोप लगाते हैं, सनातन धर्म में तो कुछ थोड़े बहुत बिगड़े हुए दिमाग के लोग हैं जो ऊंच नीच भेदभाव करते हैं। इस्लाम में कितनी कमियां हैं, ईसाइयत में कितनी कमियां हैं? क्यों लोग मुसलमान बने? क्यों लोग इस्लाम को कबूल करें? क्यों लोग जो है ईसाई बने, जब अपना सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है? इसलिए मैं तो सबसे आह्वान करूंगा, अपने जीवन में धर्म को धारण करो। सनातनी होने का मतलब है भगवान राम की मर्यादा को, भगवान कृष्ण के योग और कर्मयोग को, भगवान शिव के शिव योग को, शिवत्व को, पवित्रता को, सत्यम शिवम सुंदरम को, रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत्व को, शिवत्व को, भगवत्ता को धारण करना, देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषत्व, ऋषित्व, वीरों का वीरत्व, यह हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ये होगा तो ये धर्मांतरण का प्रश्न ही शेष नहीं रहेगा। और मैं तो सत्ता तंत्र की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूं कि सत्ता तंत्र को धर्म तंत्र इस तरह से एक संचालित करने में मदद करनी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र ना करे। तो सत्ता तंत्र की जिम्मेदारी है धर्म तंत्र में भी कोई गड़बड़ी ना हो, शिक्षा तंत्र में भी कोई गड़बड़ी ना हो, चिकित्सा तंत्र में भी कोई गड़बड़ी ना हो, अर्थतंत्र में भी और कृषि तंत्र में भी। यही लोकतंत्र का सही मायना है। और सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा की गुणवत्ता, चिकित्सा की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए सबका पुरुषार्थ, और कृषि तंत्र अर्थात लगभग 60 से 70% लोगों की आजीविका जिस पर चल रही है उसको और उन्नत बनाने का प्रयास होना चाहिए। ये इस समय का तकाजा है और तभी हम 2047 तक विकसित भारत बना पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बौद्धिक नक्सलवाद शब्द को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है, उसको लेकर के भी बाबा रामदेव जो है अपनी प्रतिक्रिया देने से नहीं चूके। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। अब देखो, ये कुछ लोग बौद्धिक दृष्टि से वितंडा, बौद्धिक अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं। बाकी तो राजनीतिक स्टेटमेंटों के पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बौद्धिक अराजकता ये अलोकतांत्रिक है। हमें आंदोलन भी करना, अपनी बात भी कहनी है, तो लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों के दायरे में अपनी बात करनी चाहिए। बौद्धिक अराजकता किसी भी तरह की ठीक नहीं होती है। बाकी तो लोकतंत्र है, हर एक को बात कहने की आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी किसी भी तरह से देश की बर्बादी के लिए नहीं होती। जब बाबा रामदेव से पूछा गया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित धर्म स्वतंत्र विधेयक को लेकर के कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल ये बात करते हैं, ये बात फैलाते हैं कि ये ईसाइयों को परेशान करने वाला कानून है, इस पर बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा वो भी आपके लिए सुनना जरूरी है। नहीं, देखिए, अब कोई कहे कि आप हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हो, कोई कहे कि ईसाइयों को, कोई कहे मुसलमानों को, ये तो सब राजनीतिक वितंडा है। मैं इसे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप जो कुछ इस देश में धार्मिक तौर पर, मजहबी तौर पर परिवर्तन हो चुके हैं, अब कम से कम इतना तो करो कि आगे से कोई किसी को प्रताड़ित मत करो। ना यह हिंदू धर्म खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में, ना ईसाइयत खतरे में। खतरे में है भारत का मान, भारत की मर्यादा, भारत दुनिया का सबसे श्रेष्ठ लोकतंत्र कैसे बने, भारत का नागरिक दुनिया का श्रेष्ठतम नागरिक कैसे बने, भारत की करेंसी दुनिया की श्रेष्ठतम करेंसी कैसे बने, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था कैसी बने। मैं तो ऐसा देखना चाहता हूं कि रुपए की कीमत डॉलर और पाउंड की कम से कम बराबर तो होनी चाहिए। भारत के पासपोर्ट की कीमत, वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर वीज़ा न लेना पड़े। ऐसा भारत बनाने के लिए कि जिस भारत का सम्मान अमेरिका से लेकर के, चाइना, रसिया से लेकर के दुनिया के किसी भी देश में हम जाकर के खड़े हो तो हमें बराबरी का दर्जा। 8वां और अंतिम प्रश्न बाबा रामदेव से ये किया गया कि पाकिस्तान के कुछ नेता ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद 10% हिंदुओं को उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस पर बाबा रामदेव ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, आप देखते जाइए धीरे धीरे कौन कौन से देश भारत में ही मिलने वाले हैं। अरे साहब,
हिंदुस्तान में कितने, पाकिस्तान में कितने जुल्म और जातियाँ हुई हैं हिंदुओं पर, बांग्लादेश में कितने जुल्म जातियाँ हैं। पूरी दुनिया में करीब 56 इस्लामिक देश हैं, उसमें से कुछ मिडिल ईस्ट के और ख़ास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो हिंदुओं के साथ जो जुल्म जातियाँ हुई हैं वो मानव सभ्यता के सबसे बड़ी क्रूरताओं में सम्मिलित है। वो उस तरह के लोग जो है कुछ ना ही बोले तो अच्छा है, बाकी तो वो दिन भी आएगा जब वापस बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी भारत में मिल जाएगा। थोड़ा सब्र करो। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज